नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, जो अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी समझा था, पर इसे हम एक बार फिर समझते हैं क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन क्या रहेगा? यह हमारा प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, बोर्ड की तरफ देखें। हमारा प्रश्न रहेगा, एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। कूलॉम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, और यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको आपको समझना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं कूलॉम, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। उन्होंने 1785 में एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, जिसको हम कूलॉम्स का नियम, कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये रूल या ये नियम क्या था, यही आज अपन यहाँ पर समझने वाले हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। ऐसा मान के चलिए कि इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए ज़रूर, और इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करेंगे। तो उन्होंने 1785 में 1785 में एक नियम दिया था। क्या नियम था और है ना, उसकी क्या महत्व है, उसको समझेंगे अभी अपन। तो ये जो नियम दिया था उन्होंने 1785 में, ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या हो सकता है? आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अब ये जो रिपल्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स है, कितना लगेगा, उसकी अमाउंट कितना होगा, अपन को ये तो मालूम हो गया था। अभी तक पिछली बार अपन ने देखा था, सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो जिस अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसका मतलब, जैसे मान लो एक रस्सी से हमने जो है एक दूसरे को पकड़ रखा है, मतलब एक रस्सी है हमारे पास, उस रस्सी के द्वारा हमने क्या किया, है ना, एक रस्सी है और उसको दो व्यक्तियों ने पकड़ रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये दो कोई पर्सन है, उन्होंने क्या है, एक रस्सी को, ठीक है, पकड़ रखा है। अब ये जो रस्सी है, इसको अगर ये व्यक्ति खींचेगा, इसको ए नाम दे दे और इसको बी नाम दे दे, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ठीक है, सारी बात सही, क्या लगेगा? फोर्स। तो ये जो फोर्स है, उसी प्रकार का फोर्स ये दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, सारी बात सही, जब वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। उस फोर्स का अमाउंट कितना होगा, उसको बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक है, और ये कूलाम का नियम लगता है पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है, इसको समझते हैं, है ना, कि पॉइंट चार्जेस एक नया टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो बेटे, पॉइंट चार्जेस जो हैं, ऐसा मान के चलिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, हमसे बहुत दूर है, तो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे सूर्य, सन, हमारी पृथ्वी से हजारों गुना, लाखों गुना बड़ा है। ठीक है, पर वो हमसे बहुत दूर है। तो पृथ्वी और सूर्य को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है,
ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की, वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, एज कम्पेयर टू देयर साइज, उनके साइज के आकार के हिसाब से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, दो लोहे के गोले हैं या कॉपर के गोले हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, मान लेते हैं एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हम ज़्यादा रख रहे हैं। तो इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स या टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज़ वेरी लार्ज as compared to their dimension or size, then such charges are called point charges। तो point charge क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? तो ये जो कूलाम का नियम था, ये पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, आरी वासन। तो उन्होंने क्या नियम दिया, ये पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अब कूलाम ने जो नियम दिया उसको समझते हैं। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, तो पॉइंट चार्जेस है तो पॉइंट्स ही बना देते हैं, चलिए। ठीक है, दीज आर द टू पॉइंट चार्जेस। एक का नाम दे देते हैं हम Q1, एक का नाम दे देते हैं हम Q2। दीज आर द टू पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों, या एक पॉजिटिव हो सकता है या एक नेगेटिव हो सकता है। अरे वासन, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, ये पॉइंट चार्जेस। ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक, वह डिस्टेंस है r। वो डिस्टेंस क्या है बेटे, जिस डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं वो डिस्टेंस है r। ठीक, दिस डिस्टेंस इज r। ठीक, यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड। जो पॉइंट चार्जेस है उनका क्या है, ये मैग्नीट्यूड, कि कितनी ताकतवर है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलाम 2 कूलाम, 1 कूलाम 2 कूलाम, इट इज़ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो Q1 और Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है और R क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। आप एक कंपेयर करें, एक एग्जांपल देखें कि अगर दो हमारे पास चुंबकें रहती हैं, मैग्नेट रहती हैं, और अगर उन मैग्नेट को हम जो है पास में लाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दूर ले जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, है ना, कम होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाते हैं तो रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। पर वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, दूरी के साथ कम या ज़्यादा होता है, वह अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स डिस्टेंस के अनुसार कम होते जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो, और पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है कि आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा करोगे तो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, अगर मान लो देखिए, अगर ताकतवर चुंबकें हैं, है ना, मैग्नीट्यूड को आप जैसे चार्ज के मैग्नीट्यूड को मान सकते हो कि चुंबक का साइज बड़ा कर दिया जाए, तो जितना साइज बड़ा करोगे, जितनी साइज में या जितनी ताकतवर चुंबक होगी, यानी जितनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चुंबक का, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, छोटी चुंबकें लोगे तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कम होगा, बड़ी चुंबकें लोगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट चार्जेस है, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बढ़ेगा।
ध्यान दीजिए, एक चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम इनके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, Q1 और Q2 यानी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बढ़ रहा है। ये किसने देखा, कूलाम ने, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको अभी मैग्नेट का उदाहरण दिया, चुंबक का उदाहरण दिया, तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इन दो पॉइंट के आधार पर कि भाई मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होता है पॉइंट चार्जेस के बीच में, कूलाम ने नियम दिया। क्या नियम दिया, इसी के आधार पर। कब दिया नियम ये, इन 1785, ठीक। कूलाम हैज़ गिवन अ लॉ, ठीक है। आर्यभट्ट में कूलाम ने एक नियम दिया। इन 1785 कूलाम हैज़ गिवन अ लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion between the two point charges, the force of attraction और repulsion, force of attraction भी हो सकता है, अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। कोई प्रॉब्लम तो, या निगेटिव निगेटिव भी होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इन 1785 कूलाम हैज प्रपोज्ड अ लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, एफ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। और शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, एंड क्यों नहीं कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक बार में एक ही फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो फिर रिपल्सन नहीं लगेगा, या रिपल्सन लगेगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके बीच में, टू पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। आर्यभट्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, कूलाम ने जो देखा, एफ अभी अपन ने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्या कर रहे हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बढ़ रहा है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of magnitude of 2 point charges. What is this symbol, product, multiply of the magnitude of the 2 point charges, q1 q2 क्या है, magnitude है, of 2 point charges, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है। ये उन्होंने पहली बात बताई अपने नियम के आधार पर। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी थी बेटे, बताइए आप, कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है डिस्टेंस के अनुसार कम होते जाता है, डिस्टेंस बढ़ाने पर, तो इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। जो आकर्षण और या प्रतिकर्षण बल लग रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच में, तो वह पॉइंट चार्जेस मतलब बिंदु आवेश, वह जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस, है ना, डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच के उसके स्क्वायर का। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दूसरी बात उन्होंने बताई, किसने, कूलाम। ठीक, अब ये जो 2 पॉइंट थे इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ में अपन पहले जो मैंने समझाया है ना, डेफिनेशन आप सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे आंसर, ठीक है, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, ये हमने 2 पॉइंट देखे। ठीक है, हमने ये 2 पॉइंट्स देखे। अब इन दोनों को कंबाइन अगर कर दें हम तो क्या हो जाता है, देखें, F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हम साइन को हटाएं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। अभी मान लेते हैं एट प्रेजेंट कि एयर है, इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है। तो कूलाम ने ये बताया कि अगर एयर मीडियम होता है तो K की वैल्यू जो है वो होती है 1/4 पाई इप्स अलोंग 0 इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम एयर एयर की प्रेजेंस में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या है, अगर एयर है तो ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम? और ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। ये कब है, इन एयर और वैक्यूम या एयर में। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्या है, यह है हमारा K की वैल्यू है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, इस K की ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये किसकी जगह लिखा था हमने, K की जगह। ठीक है आर्यवसन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वो अपन अभी देखते हैं। पर इसकी जो वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम की प्रेजेंस में वो होती है 9 × 10⁹ और यूनिट क्या रहेगी इस K की, कभी कभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है। तो यूनिट रहेगी, देखिए आप इधर इस फार्मूले में ध्यान से देखिए, तो ये राइट साइड में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी K। ठीक है, इसको K भी बोला था हमने। तो F की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूँ फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गई। ठीक है, इसकी यूनिट हमको निकालना है, इसको K बोल देते हैं, चलिए। इनटू चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, इसका सिंबल C होता है, यहाँ भी Q2 यानी C है, अपॉन डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्क्वायर लग जाएगा। तो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर को उधर भेज दें, कूलाम स्क्वायर को भी भेज दें, न्यूटन मीटर स्क्वायर K की यूनिट आ रही है ना, अपॉन में कूलाम की पावर -2, ये यूनिट हो गई काय की, किसकी यूनिट हो गई, ये K की। ये K की यानी मतलब
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। ये वैल्यू होती है के की। क्या वैल्यू होती है के की? 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या है समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये यूनिट होती है, याद रखेंगे। ये कहाँ कब की बात है? एयर और वैक्यूम जब होता है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो ये उस समय ये वैल्यू होगी। ठीक, अंडरस्टैंड? अब इसमें ये जो एप्सिलॉन 0 दिख रहा है, ये वैल्यू कैसे आई होगी? के की वैल्यू आई कैसे होगी? 1/4 की जगह 4, पाई की वैल्यू रख दी 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखी। ये भी वैल्यू पूछ ली जाती है एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट में ये है परमिटिविटी ऑफ द एयर। ऑफ द एयर और वैक्यूम। ठीक है, जो एयर और वैक्यूम है उसकी परमिटिविटी है। अंडरस्टैंड? तो क्या चीज? एप्सिलॉन 0 इट इज द परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ द फ्री एयर या एयर और वैक्यूम। ठीक, तो इसको सही तरीके से लिख देता हूं क्योंकि पूछ लिया जाता है। ऑफ द एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ द एयर की 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन 0। इसको परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो एयर और वैक्यूम में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा भैया फोर्स का? F = एयर और वैक्यूम में 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज द formula. This is the formula to calculate the force of attraction or repulsion between the 2 point charges. ठीक है, ये हमारा नॉन वेक्टर फॉर्म। पर इसी फार्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा इसको अब हम देखते हैं। तो देखिए बेटे, अभी आपको डायग्राम में बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, आर्यभट्ट ने इसको Q1 नाम दे दिया और ये Q2 नाम दे दिया। ठीक है, इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, उसको F1 क्या नाम देंगे? F1। और किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर उसको क्या बोलेंगे अपन? F12। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन द पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको, = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। अंडरस्टैंड? अब चूंकि ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? कौन लगा रहा है इसके ऊपर? 1 के ऊपर सेकंड नंबर वाला पॉइंट चार्ज लगा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की,
क्या? डायरेक्शन। कौन लगा रहा है? जैसे मान लो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को खींच रहा है तो उसकी तरफ लगेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन होगा R2 to 1, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। ये फोर्स 2 लगा रहा है, किसकी तरफ? 1 की तरफ। पर किसके ऊपर लग रहा है? 1 के ऊपर। किसके द्वारा लग रहा है? 2 के ऊपर। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? 2 से 1 की ओर, ठीक है। आर्य बात समझ में? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अगर मैं F21 निकालूं तो क्या हो जाएगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा यहाँ पे ये सॉरी ये यूनिट वेक्टर रहेगा, है ना। इसका काम सिर्फ जो है डायरेक्शन बताना है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R², जो यूनिट वेक्टर क्या होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 1 to 2, ठीक है। आर्यवर्सन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा ऑन पॉइंट चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है। आर्यवर्सन तो ये रहेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। आर्यवर्सन तो ये है बेटे, कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम जो बात समझ रहे थे उसको वापस आ जाते हैं। ये वेक्टर फॉर्म तो जनरली जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता, न्यूमेरिकल वगैरह तो उसी बेस पर करेंगे। तो ये हमारा जो है फार्मूला अल्टीमेट बना इन एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। और एक फार्मूला हमारा ये है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल वगैरह करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई मीडियम भरा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, कोई मीडियम है, पानी है मान लीजिए, या कोई दूसरी चीज़ है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। आपने देखा होगा जब 2 चुंबकों के बीच में अगर हम एक पेपर रख दें, ठीक है, या कुछ भी टुकड़ा रख दें, बुक रख दें, या बुक के पेपर का बंडल रख दें, तो क्या होगा? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा? मैग्नेट के बीच में कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर जब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 जो हमारे पॉइंट चार्जेस थे, इनके बीच में कोई मीडियम रख दें हम, ठीक है, कोई माध्यम रख दें, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है वो कम हो जाता है। वो कितना कम हो जाता है? तो K टाइम कम हो जाता है। कोई चीज़ कम करना है तो अपन को डिवाइड करने पड़ेगा नंबर से, जितने टाइम वो कम हो रही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जैसे किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर में, हम किसी नंबर का, जैसे 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 2 की वैल्यू बढ़ गई, 2 से क्या बन गया? वो 8 बन गया, क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। परंतु अगर डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। पहले 2 था, अब क्या हो गया? हाफ हो गया। तो उसी प्रकार अगर मान लो हमने क्या बोला कि अगर मीडियम रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कम हो जाता है, तो हमको कम करना है, इसलिए हमको एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो नंबर है K। यहाँ पर ये वो K नहीं है, कौन सा वाला K नहीं है जो अभी हमने कांस्टेंट वाला, ये अलग अलग K है। ये क्या है अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमारा जो फार्मूला था उसमें क्या लग गया? इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम के प्रेजेंस में ऑफ मीडियम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलॉम का नियम ये हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या है बेटे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्योंकि देखिए हर मीडियम की अलग अलग टेंडेंसी होगी इस फोर्स को रोकने की,
ठीक है, प्लास्टिक होगा तो वो अलग तरीके से रोकेगा, कागज़ होगा तो अलग तरीके से रोकेगा, पानी होगा तो वो अलग तरीके से रोकेगा। जब पानी रहता है ना 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है ये 81 गुना कम हो जाता है। तो के की वैल्यू क्या है पानी की? 81। मतलब पानी क्या करता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है पॉइंट चार्जेस के बीच का, उसको 81 टाइम्स कम कर देता है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया? 81। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कई मटेरियल हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो वाटर के लिए 81 है। तो ये है हमारा मीडियम में कूलाम्स लॉ। मीडियम के लिए ये है, नीचे के लग जाता है। और अगर एयर और वैक्यूम है, ठीक है, तो एयर और वैक्यूम के लिए कूलाम्स लॉ क्या है आपने देखा था अभी। ठीक है, ये रहेगा एयर और वैक्यूम के लिए कूलाम का नियम। तो हमारे पास 3 फार्मूले आ गए। एक ये एयर और वैक्यूम के लिए, जब हमने 1/4πε0 की वैल्यू रखी तो ये आ गया। ठीक है, और जब हमने मीडियम में वैल्यू रखी तो ये आ जाएगी। तो ये 3 फार्मूले हैं कूलाम के नियम। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगी, जो है इसकी डेफिनेशन कूलाम्स लॉ की। ठीक है, इसके बारे में लिख दीजिए। ठीक, क्या होता है? अकॉर्डिंग इन 1785 कूलाम हैज़ गिवन अ लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them। फिर इस ये लिख देना है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, ये जो है ये सिम्बॉलिकली। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड को, ये हो जाएगा। कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के की वैल्यू ये होगी 1 के। कब होगी? जब एयर और वैक्यूम होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक, अब अपन ने ये जो इसकी वैल्यू निकाली, कैलकुलेट करी इन सबको रखकर, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 9 × 10⁹। ठीक है, ये के की वैल्यू आई। ठीक, ये वैल्यू इन सभी वैल्यूज़ को रखकर, ठीक है, तो हमको अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा वो ये रहेगा। ठीक, एयर और वैक्यूम में ये हो जाएगी वैल्यू। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर बदल दें इस नियम को, कूलम्स लॉ को, तो ये हो जाएगा, जहाँ आर कैप क्या है? 21 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इनका काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन बताना यूनिट वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का? 1। ठीक है, तो अगर मीडियम रखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो ये हो जाएगा। अब हमारे इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पे आते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं किसकी? पॉइंट हमारे कूलम्स लॉ की। क्या अब समझने वाले हैं हम लिमिटेशंस। ऑफ कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो बेटे, जो कूलाम का नियम है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लीकेबल है। काय के लिए अप्लीकेबल है बोलो? इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी अप्लीकेबल नहीं है, ये नियम अप्लाई नहीं होता। या बहुत कम हो जाए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, काय के अंदर, न्यूक्लियस की साइज लगभग होती है 10⁻⁻15 मीटर के करीब। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर भी ये अप्लीकेबल नहीं, कूलम्स लॉ। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल एट ए डिस्टेंस 10⁻⁻15, यानी बहुत कम डिस्टेंस पर भी अप्लीकेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने पर भी अप्लीकेबल नहीं है। कौन? कूलम्स लॉ। ठीक है,
तीसरा जो लिमिटेशन है कूलाम के नियम का, कूलाम ने ये देखा कि अगर मूविंग चार्ज है ना, चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तब भी ये नियम अप्लीकेबल नहीं है। दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द मूविंग चार्जेस। यानी चार्ज को कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी रहेंगे तभी कूलाम के नियम उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। अंडरस्टैंड। तो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ द कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम की ये कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा, ये जो कूलाम का नियम अभी हमने समझा, ठीक है, और इसके हमने ये लिमिटेशंस समझे, ठीक है। अब इसके जो एक दूसरा नाम है कूलाम्स के लॉ का, वो है कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल का जो लॉ होता है उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, उसी प्रकार ये जो कूलाम का नियम है बेटे, कूलाम का ये जो फोर्स है, इसको कूलाम फोर्स भी कहते हैं, एफ को। ये कूलाम फोर्स है, इट में भी अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। कभी कभी अभी इसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन आएगा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम्स फोर्स को कंपेयर करिए। तो ये जो कूलाम्स फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये एक ताकतवर फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में, है ना, ताकतवर फोर्स है। कितना ताकतवर होता है इसको भी अपन आगे समझेंगे एक छोटे से न्यूमेरिकल के माध्यम से, ठीक। आर्यभट्ट, ये कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ मैं, काय की, किसकी बता रहा हूँ, कूलाम्स के फोर्स की, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जो है एक ताकतवर फोर्स है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ताकतवर है। कि इसके एक उपयोग कर सकते हो कि भाई जैसे अपने पेपर के टुकड़े लिए और बालों में कंघी करके, सूखे बालों में पेपर के पास लाओगे तो वो टुकड़े ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या, इतनी सी देर ही हमने कंघी को रगड़ा बालों पर, तो जो कूलाम्स फोर्स जनरेट हुआ उसने क्या करा, पेपर को ऊपर उठा दिया। इसका मतलब उसके ऊपर, पेपर के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रही। इसका मतलब कूलाम्स फोर्स ताकतवर है, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में एक ताकतवर। अच्छा, एक बात हो, कूलाम जो फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज, ये कूलाम्स फोर्स की। तो ये क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट और ये हो सकता है प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर्यभट्ट। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, ये बता दी मैंने आपको बात, ठीक है। अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको, ये ताकतवर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किससे कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि, यह बताने वाला हूँ, इधर ध्यान दीजिए कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए बोर्ड की तरफ देखें, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनको मिलाने वाली एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में, इस लाइन के डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो फोर्स। जैसे मैंने बताया था रस्सी वाला उदाहरण, रस्सी का एक सिरा एक ने पकड़ रखा है, दूसरा सिरा दूसरे व्यक्ति ने पकड़ रखा है। जब रस्सी को खींचेंगे तो जो फोर्स लगेगा, बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा, रस्सी के डायरेक्शन में लगेगा, रोप के डायरेक्शन में लगेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में लगे उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये जो कूलाम्स फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अंडरस्टैंड। तो ये कूलाम्स लॉ आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। इसके 3 जो फार्मूले आए हैं उनको अच्छे से रखना है समझ के, ठीक। उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप इसकी तैयारी करते चलें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं आपसे आगे जाकर प्रश्न भी पूछूंगा, ठीक है। और ये देखेंगे कौन बच्चा अच्छे से आंसर दे पाता है।
ठीक, ओके, थैंक यू।